20 जनवरी 1948 की शाम दिल्ली की हवा अचानक भारी हो जाती है। एक गोली की आवाज के साथ केवल एक व्यक्ति नहीं गिरता, पूरा राष्ट्र ठहर जाता है। महात्मा गांधी की हत्या कोई साधारण आपराधिक घटना नहीं थी। यह स्वतंत्र भारत के लिए पहला बड़ा नैतिक और प्रशासनिक आघात था। देश अभी विभाजन के घावों से उबर भी नहीं पाया था। लाखों विस्थापित, सांप्रदायिक हिंसा की स्मृतियां और एक नई सरकार जो अभी स्वयं को स्थिर करने की प्रक्रिया में थी। ऐसे समय में यह हत्या राज्य के लिए केवल शोक का विषय नहीं बन सकती थी। यह सुरक्षा, कानून व्यवस्था और राष्ट्रीय स्थिरता का प्रश्न बन गई। सरकार के सामने कई दबाव थे। जनता की भावनाएं उफान पर थी। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि भारत की ओर थी। और भीतर ही भीतर यह आशंका गहराने लगी थी कि यदि स्थिति पर तुरंत नियंत्रण नहीं किया गया तो अव्यवस्था फैल सकती है। इसी क्षण से निर्णयों की एक श्रृंखला शुरू होती है। जांच एजेंसियां सक्रिय होती हैं। फाइलें खुलती हैं। संदेह केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, वह वातावरण, विचारधाराओं और संगठनों तक फैलने लगता है। यहाँ यह समझना आवश्यक है कि 1948 का भारतीय राज्य आज जैसा आत्मविश्वासी नहीं था। वह नया था, सतर्क था और शायद असुरक्षित भी। हर बड़े संगठन को वह संभावित जोखिम के रूप में देखने लगता है, विशेषकर उन संगठनों को जो अनुशासित, विस्तृत और स्वतंत्र संरचना रखते थे। एपिसोड 7 यहीं आकर रुका था। प्रतिबंध की ओर बढ़ते कदम। एपिसोड 8 उसी क्षण से आगे बढ़ता है जहां भावनाएं निर्णयों को प्रभावित कर रही थी और निर्णय इतिहास को आकार देने वाले थे। यह कहानी आरोप या पक्ष की नहीं है। यह कहानी है राज्य की प्रतिक्रिया, संस्थागत दबाव और उस काल की असुरक्षा की। महात्मा गांधी की हत्या के बाद भारत केवल शोक में नहीं था, वह असमंजस में था। यह शोक निजी नहीं, सार्वजनिक था। सड़कों, कार्यालयों, रेलवे प्लेटफॉर्मों और समाचार पत्रों के बाहर खड़े लोगों के चेहरों पर एक ही भाव दिखाई देता था, अविश्वास। देश अभी नया था। संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ था। प्रशासनिक ढांचा संक्रमण की अवस्था में था और समाज विभाजन की स्मृतियों से पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ था। ऐसे समय में यह हत्या एक चेतावनी की तरह देखी गई। यह प्रश्न उठने लगा कि क्या राष्ट्र की आंतरिक स्थिरता उतनी मजबूत है जितनी वह दिखती है। सरकार के लिए यह केवल अपराध की जांच नहीं थी, यह सामाजिक तापमान को पढ़ने की प्रक्रिया भी थी। भीड़ के व्यवहार, अफवाहों की गति और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं, सब पर नजर रखी जा रही थी। राज्य की चिंता यह नहीं थी कि लोग क्या सोच रहे हैं, बल्कि यह थी कि लोग क्या कर सकते हैं। इसी वातावरण में हर संगठित समूह, हर नेटवर्क, हर अनुशासित ढांचा प्रशासनिक दृष्टि में आता है। न किसी को दोषी ठहराया गया था, न किसी को निर्दोष घोषित किया गया था। यह एक निलंबित क्षण था, जहां भय स्पष्ट था पर दिशा अस्पष्ट। राष्ट्रीय आघात के इस समय में निर्णय जल्दबाजी से नहीं, पर दबाव में लिए जा रहे थे। यह दबाव भावनाओं का था, सार्वजनिक अपेक्षाओं का था और उस ऐतिहासिक भय का था कि यदि स्थिति हाथ से निकल गई तो उसका मूल्य बहुत बड़ा होगा। इसी पृष्ठभूमि में राज्य धीरे धीरे एक निष्कर्ष की ओर बढ़ रहा था कि शोक को केवल संवेदना से नहीं, बल्कि नियंत्रण से संभाला जाएगा। राष्ट्रीय आघात के बाद वातावरण केवल शोक का नहीं रहा, वह धीरे धीरे संदेह से भरने लगा। महात्मा गांधी की हत्या के तुरंत बाद जांच का दायरा स्वाभाविक रूप से व्यक्ति से शुरू हुआ, परंतु बहुत जल्द यह दायरा फैलने लगा। उन परिस्थितियों तक, उन विचारों तक और उन संगठनों तक
जो राज्य की दृष्टि में प्रभावशाली माने जाते थे। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि यह विस्तार तत्काल किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा। न आरोप तय हुए थे, न निर्णय सुनाए गए थे। यह एक अनिश्चित प्रक्रिया थी, जिसमें प्रशासन संभावनाओं को देख रहा था, न कि परिणामों को। सरकारी फाइलों में एक नया शब्द उभरने लगता है, परिसर, अर्थात वह सामाजिक और वैचारिक वातावरण जिसमें कोई व्यक्ति कार्य करता है। इस दृष्टि से जांच अब केवल अपराध तक सीमित नहीं रहती, वह प्रभाव के क्षेत्र को भी देखने लगती है। इसी बिंदु पर संगठनों की भूमिका चर्चा में आती है, न उनके घोषित उद्देश्यों के कारण, बल्कि उनकी संरचना, विस्तार और अनुशासन के कारण। नया राज्य अनुशासन को हमेशा सहजता से नहीं देख पाता, विशेषकर तब जब वह अनुशासन उसकी प्रत्यक्ष निगरानी से बाहर हो। इसलिए संदेह किसी एक दिशा में नहीं बढ़ता, वह फैला हुआ होता है, अस्पष्ट होता है और अक्सर मौन में व्यक्त होता है। इस काल में निर्णय सार्वजनिक मंचों पर नहीं, बल्कि बंद कमरों में लिए जाते हैं। सवाल अधिक हैं, उत्तर कम। यह संदेह किसी निष्कर्ष का संकेत नहीं था। यह उस समय के राज्य की मानसिक स्थिति का दर्पण था। एक ऐसा राज्य जो स्थिरता बनाए रखने के लिए हर संभावित जोखिम को समझना चाहता था। 1948 का भारतीय राज्य अभी निर्माण की अवस्था में था। यह वह राज्य नहीं था जो दशकों के अनुभव और आत्मविश्वास के साथ निर्णय लेता हो। यह एक नया ढांचा था, जिसके सामने अचानक एक गहरी असुरक्षा खड़ी हो गई थी। महात्मा गांधी की हत्या ने केवल भावनात्मक झटका नहीं दिया, इसने प्रशासन को यह एहसास भी कराया कि स्वतंत्रता के बाद की स्थिरता अभी नाजुक है। कानून व्यवस्था, सामाजिक संतुलन और राजनीतिक नियंत्रण, तीनों एक साथ परीक्षा में थे। सरकार के भीतर यह चिंता स्पष्ट थी कि यदि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था दोबारा फैली, तो उसका प्रभाव सीमित नहीं रहेगा। विभाजन की स्मृतियां अभी ताज़ा थी और हिंसा की पुनरावृत्ति का भय वास्तविक था। इसी कारण निर्णय केवल तथ्यों पर आधारित नहीं थे, वे संभावनाओं से भी संचालित हो रहे थे। प्रशासन यह नहीं पूछ रहा था कि क्या हुआ है, बल्कि यह पूछ रहा था, क्या हो सकता है। इस मानसिकता में अनुशासन संदेह का विषय बन सकता है और संगठनात्मक शक्ति संभावित चुनौती, विशेषकर तब जब वह शक्ति राज्य की प्रत्यक्ष निगरानी से बाहर प्रतीत हो। यहाँ किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उद्देश्य नहीं था, उद्देश्य था जोखिम को न्यूनतम करना, भले ही इसके लिए कठोर या अस्थायी निर्णय क्यों न लेने पड़े। इस प्रकार 1948 का राज्य एक सतर्क प्रशासक की तरह व्यवहार कर रहा था, न आक्रामक, न निष्क्रिय, बल्कि आशंकित और नियंत्रक। यह मनःस्थिति आगे आने वाले निर्णयों की पृष्ठभूमि बनती है। 1948 के आरंभिक सप्ताह, राज्य अब केवल स्थिति का अवलोकन नहीं कर रहा था, वह निर्णय की ओर बढ़ चुका था। महात्मा गांधी की हत्या के बाद बीते दिनों में जांच, रिपोर्ट और आंतरिक चर्चाएं लगातार चल रही थी। प्रशासन के सामने कोई एक स्पष्ट निष्कर्ष नहीं था, लेकिन एक साझा चिंता अवश्य थी, नियंत्रण। यहाँ यह समझना आवश्यक है कि प्रतिबंध का निर्णय न्यायिक प्रक्रिया का परिणाम नहीं था। यह एक प्रशासनिक कदम था जो आपातकालीन सोच के अंतर्गत लिया गया। सरकार यह मान रही थी कि यदि किसी भी संगठन, नेटवर्क या अनुशासित ढांचे कोडोट कुछ समय के लिए निष्क्रिय कर दिया जाए, तो संभावित अस्थिरता को रोका जा सकता है। 4 फरवरी 1948 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाया जाता है। यह घोषणा सार्वजनिक थी, पर उसके तर्क विस्तृत रूप से साझा नहीं किए गए। यह निर्णय दंड की भाषा में नहीं था, बल्कि निवारण की भाषा में था। राज्य यह नहीं कह रहा था कि दोष सिद्ध हो चुका है,
वह यह कह रहा था कि जोखिम को टालना आवश्यक है। इस क्षण में प्रतिबंध को नैतिक निर्णय के रूप में नहीं देखा गया। यह एक प्रशासनिक औजार था, अस्थिर समय में स्थिरता बनाए रखने का प्रयास। लेकिन हर प्रतिबंध केवल बाहर की गतिविधियों को नहीं रोकता, वह भीतर भी प्रश्न खड़े करता है, संगठन के उद्देश्य, संरचना और सार्वजनिक स्वरूप को लेकर। यहीं से एक नया अध्याय शुरू होता है, जहां संघ पहली बार राज्य की सीधी परिभाषा के भीतर प्रवेश करता है।